अस्सलाम वालेकुम 10th स्टूडेंट। हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन का टॉपिक किया था जिसमें हमने केसी के एक्सप्रेशन ड्राइव करना सीखा था। आज ही हमारे पास पेज नंबर 8 पर लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के नीचे ही एग्जांपल दी गई है और कुछ एग्जांपल्स का हमें केसी एक्सप्रेशन ड्राइव करने को कहा गया। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट आपके पास दी गई है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, व्हेन नाइट्रोजन। हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिया जाए कि आपने जो है वो स्टेटमेंट दे दी जाए और आपने खुद से एग्जांपल बनानी हो। जैसे व्हेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या चीज़ बना देगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दोनों साइड पे देखो बैलेंस है इक्वेशन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ही है। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट है ये इस नाइट्रोजन के साथ भी इस ऑक्सीजन के साथ भी है। तो हमें यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट दी गई है, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज फॉलोज। ये जो सेंटर में एरो लगा हुआ है, डबल एरो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमें केसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने को कहा जाएगा तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और अगर आप ये इस तरह लिखने की बजाय N2 + O2 लिखने के बजाय सिंगल एरो टू NO कर देते हैं तो ये आपका रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा। जो आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है वो भी सारे का सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ख्याल रखना है कि जब भी आपने केसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो हमारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान में डबल एरो लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है वो इसका केसी एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। देखिए जिस तरह हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में किया था सेम वही प्रोसेस है। रिएक्शन को हम कट कर देते हैं, इस रिएक्शन को हम देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है कि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, हमारे पास KS और ये हमारे पास KR है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिस तरह से हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में किया, फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और B थे ना हमारे पास रिएक्शन, तो ये हमारे पास यहाँ पे N2 और ये O2 आ गया। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगी, इक्वल्स टू KF इंटू N2 एंड O2। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। इसी तरह रेट ऑफ, याद रहे कि हम क्या चीज़ ड्राइव कर रहे हैं, हम केसी एक्सप्रेशन, हम केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हमें सिंपल पता है कि केसी हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट होता है। और सिंपली हमारे पास देखिए क्या आंसर में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे केसी इसका ड्राइव करूँ तो केसी हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। और हमें फ़ौरन से देख के ये पता चल जाएगा कि हमारा केसी एक्सप्रेशन क्या आएगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NO है और इसका ऊपर जो है ये 2 आ जाएगा। तो याद रखना जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे ये साथ लिखा हुआ है 2, ये ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाएगा। और अगर जो है वो इस फॉर्म में होते हैं N2 इसके नीचे होता है तो फिर आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, देखो मैंने इसको बगैर ड्राइव किए लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि केसी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो इक्वेशन में हमने जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनको ऊपर लिख देना एक्टिव मैसेज के साथ और जो रिएक्टेंट्स आएंगे उनको नीचे, तो हमारा केसी एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगा। अब देखें, लेकिन जब वो पेपर में पूछेगा तो आप पूरा ही ड्राइव करोगे। MCQs में तब आप फ़ौरन से बता सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो फिर आपको पूरा ड्राइव करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इतना हो गया। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हम कर लेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपके पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारे पास प्रोडक्ट दिए गए हैं NO और जो कोफिशिएंट होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएगा KR प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसको बोला जाता है, और NO और ये आपके पास स्फीयर। अब जब ये दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएंगे तब क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों की आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। RF की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है
KFN2O2 और इसकी वैल्यू हमें Kr की दी गई है KrNO और ये उसके ऊपर 2। इसी तरह से हमारे पास KF इधर ही रहेगा, ये बन जाएगा हमारे पास KrNO2 डिवाइडेड बाय N2 एंड O2। इसी तरह से फिर ये हमारे पास बन जाएगा KF और ये वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कहेगी KrNO डिवाइडेड बाय N2 एंड O2। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, KF ओवर KR को आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेड बाय KC केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसको हम यहाँ पे लिखने की बजाय, इस तरह से लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे KC इज इक्वल्स टू NO N2 एंड O2। ठीक है, देखो बेटा मैंने कितना सिंपली जो है वो इसको यहाँ पे ड्राइव कर दिया कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास देखो, मैंने इसको पूरा ड्राइव करने से पहले ही मैंने आपको जो है वो इसका एक्सप्रेशन बता दिया, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता था केस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ये सारा मेथड था जिसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन को जो है वो ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पर सिंपली भी आप लोग लिख सकते हो, पूरा ड्राइव ना करना चाहो, जैसे आपकी बुक में दिया गया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म होगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RF KrNO2 ये इस तरह से हो जाएगा और आपके पास केस एक्सप्रेशन आ जाएगा। बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ये देखो नाइट्रोजन है N2 + 3 हाइड्रोजन, ये इस तरह से रिएक्ट करेंगे और आपके पास क्या बना देंगे, अमोनिया। अब इस रिएक्शन का केसी क्या होगा, सिंपल आपको पता चल जाना चाहिए। केसी क्या होगा हमारे पास, केसी होगा हमारे पास KC इज इक्वल्स टू, इसका लिख रही हूँ NH3 और इसके ऊपर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय N2 और ये आपके पास H2 और इसका कोफिशिएंट 3, ये इसका केसी निकल आएगा। फिर से आपने इसी तरह से ड्राइव करना है तो उस तरह से ड्राइव कर लो, और अगर इस तरह से लिखना चाह रहे हो जैसे बुक में है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल्स टू KF N2 H2 3। आप खुद इसको ड्राइव करके देखिएगा, जैसे मैंने आपको ऊपर वाला ड्राइव करवाया नीचे वाला भी आप वैसे ही ड्राइव करोगे। ठीक है, द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन RR इज इक्वल्स टू द KR NH3 और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर 2 आ जाएगा और आपके पास एक केस एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे पास टेस्ट योर सेल्फ है। 12 दफ़ा मैं आपसे कह रही हूँ कि टेस्ट योर सेल्फ आप 9th क्लास में छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे। हालांकि जो है उसकी रीडिंग भी करवाई जाती थी, लेकिन वो ज़्यादा उसमें टेस्ट योर सेल्फ थी और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो सारी की सारी टेस्ट योर सेल्फ हमारे लिए याद करना मुश्किल होता था। लेकिन 10th क्लास की जो टेस्ट योर सेल्फ हैं ये ईजी भी हैं, जो आप पढ़ते हो उसी में से होती हैं, और इसके अलावा जो है ये इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम 10th क्लास के टेस्ट योर सेल्फ को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया, डिफाइन द लॉ ऑफ मास एक्शन, पेज नंबर 6 और 7 पे है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन इसके अंदर लिखनी है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन है यहाँ तक, फिर उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एग्जाम्पल आपने लिखनी है, कौन सी ये इक्वेशन लिखनी है, और ये आपने इसका एक्सप्रेशन, ये ठीक है इक्वेशन और इसका एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास 6 और 7 पर लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद है हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, पेज नंबर 6 पर इसका दिया गया है आंसर, हाउ एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड। इसका आंसर बेटा आपके पास ये बनता है, ये यहाँ से जनरली एन एक्टिव मास इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन, ये लास्ट 2 लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट में, हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ोगे, लेकिन इसका जो है वो आंसर यहाँ पे है पेज नंबर 9 के ऊपर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, डेफिनेशन है प्लस इसका फॉर्मूला है।
अच्छा जी, उसके बाद ये है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आउट द कोफिशिएंट्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल एक्स रिएक्शंस। आपको ये जो हैं वो दिए गए हैं आपको, जैसे ये ए दिया गया है 2A 3B 4C 3D, कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास नोट्स हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सिंपली ये देखो आपने क्या करना है कि जैसे आपको ये दिया गया है ए, तो आपने लिख देना है कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू, अब देखो रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट्स कौन से हैं, 2 और 3, तो आपने लिख देना है 2 3। इसके बाद आपने लिखना है, अभी मैं ये फर्स्ट वाले का आपको बता रही हूँ, कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 4 एंड 2, 4 एंड 2, तो ये इसके पास कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह से आप ये नीचे वालों को भी सारों के कर लोगे, ठीक है। उसके बाद दिया गया है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपने इसमें केसी एक्सप्रेशन देना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन देना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको पूरा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिंपल ये लिख देना है केसी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट आपका, आप इसका लिख दोगे क्या है आपके पास N2O4 डिवाइडेड बाई NO और इसका कोफिशिएंट ऐसे ऊपर, ये फर्स्ट वाले का था। इसी तरह से बाकियों के आप लोग कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये बहुत सिंपल है क्योंकि ऊपर मैं ये आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसलिए केसी एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है और आप इसके सारे के सारे ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। एक तो आपने इसमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट के बारे में जानना है, और दूसरा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कैसे ड्राइव होगा, तो हम उसके वहाँ से यूनिट्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट। अब रेशो क्या है कि ये हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में होगा, ठीक है। किसकी फॉर्म में होगा, डिवीजन की फॉर्म में होगा। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ऊपर हम लिखेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर में होगा, वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगी। जैसे मैंने आपको सिंपल बता दिया कि KC हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होते हैं, और उन रिएक्टेंट्स के ऊपर क्या होती है, अगर तो वो मोलर कंसंट्रेशन है तो उसके ऊपर लिख देंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से सपोज A है और ये B है हमारे पास कोफिशिएंट्स। तो वो कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जो हमारे पास KC का रेशो है, रेशो में जो हमारे पास न्यूमिनेटर होगा, जो ऊपर लिखा जाएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, जिसके ऊपर पावर ऑफ कोफिशिएंट होगा, टू द प्रोडक्ट, अब नीचे आ जाएगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसी तरह उसके ऊपर जो है वो पावर ऑफ कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे, कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं आपको जो है एक सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो समझा देती हूँ। जैसे ये देखो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, अच्छा जी, ये देखें मेरे पास ये इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन से मैं इसको ड्राइव किया, N2 + O2, और ये मेरे पास 2NO बन गया, ठीक है। ये मैंने इस इक्वेशन से इसको एक्सप्लेन किया। अब वो क्या कहता है, इक्विलिब्रियम, बुक को सामने रखें और देखते जाएं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये है मेरे पास KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेशियो है, ये रेशियो का मतलब है डिवीजन है, ठीक है। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास प्रोडक्ट आया था, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये मेरे पास प्रोडक्ट रेज टू द पावर, रेज टू द पावर, पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की जो है वो रेज पावर होगी, ठीक है। ये अब आगे 2 का मतलब होते हैं, नीचे आ जाएंगे आप डिनोमिनेटर में, टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। अब देखो ये भी मेरे पास प्रोडक्ट ही है ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट N2 and O2,
अगर इसके पास आज अगर कोई नंबर ऑफ मोल होता, कोफिशिएंट होता, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देती। यहाँ पर नहीं था तो मैंने नहीं किया। लेकिन हर एग्जाम्पल में तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो है वो कोफिशिएंट नहीं आए, इसलिए उसने आगे लिख दिया है द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एज एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट आपको जो है वो इसका फॉर्मूला दिया गया है जो आपने करना है। Kc is equals to product of concentration of the product raised to the power coefficient divided by product of the concentration of the reactant raised to the power of coefficient। ठीक है, यहाँ तक आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में हम यही इसी तरह से इसको लिखते हैं। और उसके बाद जो आगे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में दिखाया गया है ये चीज़, तो इसमें बेटा सिर्फ हमने क्या है एमसीक्यूज के लिए इसको लर्न करना है, जितना भी आपको पैराग्राफ दिया है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट साइड। हम कहते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लिखें प्रोडक्ट साइड जो है वो न्यूमिनेटर हो, ऊपर लिखा जाए, एंड द रिएक्टेंट डिनोमिनेटर्स, और डिनोमिनेटर्स में जो है वो क्या लिखे जाएँ, रिएक्टेंट्स। बाय नोइंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट द केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इसको आप हाईलाइट करें जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाकी आप ऐसे ही राइट करेंगे, लर्न करोगे एमसीक्यूज के लिए शॉर्ट के लिए। थर्स वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू बाय पुटिंग द एक्चुअल इक्विलिब्रियम ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ द केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इसको हाईलाइट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ केसी होती है वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर पर। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको यहाँ तक हाईलाइट कर लें। अ फ्यू प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लीन। आपको जो है वो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है वो सॉल्व की गई हैं। एक चीज़ और आपने याद रखनी है, इसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे और इसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है, Kc हैज़ नो यूनिट इन रिएक्शन। Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा अगर विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अगर दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं तो जो Kc का एक्सप्रेशन है वो हमारे पास कोई नहीं होगा, ज़ीरो एक्सप्रेशन होगा, ज़ीरो यूनिट होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन दी गई है, H2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, आयोडीन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2H है, प्रोडक्ट बन है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पे आयोडीन भी 2 है, जैसे यहाँ पर था। दोनों साइड्स पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो इसका कोई भी यूनिट ड्राइव नहीं होगा। ठीक है, इन द एक्सप्रेशन फॉर द Kc दिस इज बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर द Kc फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, इसको अब मैं प्रूफ करती हूँ कैसे। देखो ये मेरे पास यूनिट दिया गया है H2। अब मैं क्या करने लगी हूँ, यूनिट ड्राइव करूँगी Kc का। हमने Kc निकालना सीख लिया, लेकिन अब इसका यूनिट भी तो बेटा निकालना है कि जिस इक्वेशन का हम Kc निकाल रहे हैं उसका हमें यूनिट भी ड्राइव। ठीक है, आप ऊपर वालों की भी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, इसका यूनिट ड्राइव कीजिएगा। मेथड में आपको बता देती हूँ किस तरह से आपने करना है। देखिए H2 + I2 ये मेरे पास दिया गया है, रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI। अगर तो दोनों साइड्स पर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं, मैं इसका Kc लिख लेती हूँ। Kc हमें पता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, HI कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय, यहाँ आपके पास आ गया H2 एंड I2। ठीक है, अब हमने पीछे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्टिव मैसेज है ना, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर रहे हैं, उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सारे एक्टिव मैसेज का यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे मैं इनके सबके एक्टिव मैसेज के यूनिट्स को पुट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसका ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से मैं नीचे लिखती हूँ, इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और सेम इसी तरह से मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब देखो बेटा, एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये है, एक ही है। तो अगर मैं इसको लिखूँ इस तरह से कंबाइन करके लिख लूँ या ऊपर वाले को सेपरेट करके लिख लूँ, तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। इसी तरह से ये देखो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2।
अब ये वाला जो है वह इससे कट गया, तो Kc का क्या होगा, Kc इज इक्वल्स टू नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये उस केस में है जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों साइड्स पर इक्वल होंगे, तो Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो जाते हैं तो वो भी मैं आपको परफॉर्म करके बताती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स दी गई है। देखिए यहाँ पे तो लिख दिया उसने 9 यूनिट, ठीक है। फॉर रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे बैलेंस इक्वेशन में, तो Kc ऑफ कोर्स हैव यूनिट्स, तो Kc का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। जैसे आपको यहाँ पे नाइट्रोजन और अमोनिया के एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये मेरे पास दी गई है जी इक्वेशन N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका लिखना डबल एरो का लगाना लाजमी है, अगर नहीं लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे 2NH3, ठीक है जी। अब इसका मैं Kc एक्सप्रेशन सिंपली ड्राइव कर लेती हूँ। मुझे पता है प्रोडक्ट है इसका, और इसका कोफिशिएंट हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय ये मेरे पास नाइट्रोजन का, और इसी तरह से मैं हाइड्रोजन का लिखूंगी H2। ये जो है हम इसको इधर ही लिखेंगे, इसको ऊपर नहीं लिखना, ब्रैकेट्स के साथ सिर्फ वही लिखना है जो कोफिशिएंट्स हैं, और ये मेरे पास बन जाएगा 3, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक्टिव मैसेज के यूनिट्स को पुट आउट करूँगी। जो हमारे पास यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये मेरे पास है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये मेरे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको समझाने के लिए, वैसे तो मैं कट आउट कर सकती हूँ, यहाँ पे देखें ये 2 है तो ये यहाँ पे 3 है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको इजी करने के लिए मैं एक मेथड बता देती हूँ आपको, अगर आपको समझ नहीं आता। देखें मैंने यहाँ से 2 को कट कर दिया इसमें से, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 इसमें से माइनस हो के बाकी बन जाएगा। इसको मैं इस तरह से कर लूँगी, ऊपर आ गया मेरे पास 1, क्योंकि ऊपर का सारा कट गया। नीचे मेरे पास क्या रह गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक और मेरे पास, क्योंकि 2 कट हो गए, 3 थे, 2 कट हो गए, बाकी मेरे पास एक रह गया, मोल पर डेसीमीटर, ठीक है बेटा। इस तरह से अब देखो, वैसे ही सेम इन दोनों की, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स इनकी प्लस हो जाएगी, इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे Kc, अब मुझे इसको ऊपर लेकर जाना है, इसको मुझे ये 1 को ख़त्म करना है, डिवीजन की फॉर्म को ख़त्म करना है, इसको ऊपर लेकर जाना है। तो देखो पहले मैं नीचे ही आपको करवा देती हूँ। देखो ये अब ये 2 है, ये स्मॉल के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डेसीमीटर क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये क्या बन जाएगा, मोल के ऊपर क्या यूनिट आ जाएगा, इसके ऊपर 1 था, ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 डेसीमीटर क्यूब, ये -3 था, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी। अब आपको पता होना चाहिए जो वैल्यूज़ नीचे होते हैं साइन ऊपर जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं। तो ये मेरे पास मोल, ये 2 में था, +2 में था, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये डेसीमीटर क्यूब जो है ये नीचे माइनस में था, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो है वो इसका यूनिट आ गया Kc का, मोल -2 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास किसका यूनिट निकल गया, ये हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन आया फॉर अमोनिया इक्वेशन, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा Kc का एक्सप्रेशन। इसी तरह से आपने Kc का एक्सप्रेशन भी आपके लिए निकालना आसान है, और उसका यूनिट निकालना तो उससे भी ज़्यादा आसान है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब सिर्फ आपने याद रखना है कि मैथ्स आपने पीछे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में लर्न किया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा जी ये आपने यहाँ तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ आपने डेफिनेशन लिखनी है, जो मैंने चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं वो आपने करनी है। बाकी ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो कोई यूनिट नहीं, अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे तो यूनिट होगा। इसमें से आपने सारा ये लर्न आउट करना है, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। बल्कि आप इस तरह कीजिएगा, प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है,
आपने मुझे नीट नोटबुक पर एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसकी पिक्चर सेंड करनी है, दूसरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके इसकी पिक्चर सेंड करनी है। अच्छा, इसकी तो आपने कैसे निकालने ही निकालने हैं, एक क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर लोगे। अब मुझे इसके यूनिट भी आपने निकाल के सेंड करने हैं, ठीक है। केसी के यूनिट्स भी आपने ड्राइव करने हैं और उनकी पिक्चर खुद से प्रैक्टिस करनी है और मुझे इसके जो हैं वो एक्सप्रेशन के यूनिट्स सेंड करेंगे आप, ठीक है।